अब हम अपना एनिमल फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू कर रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। और सांस लेने में हम लेते क्या हैं? लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये पता ही है हमको कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलती है। ऑक्सीजन हमको मिलती है प्लांट से, और प्लांट्स बदले में इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी कोई बहुत खास चीज़ें नहीं हैं। इसमें दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला तो दिख रहा है ब्रीदिंग और दूसरा दिख रहा है रेस्पिरेशन। इन दोनों ही प्रोसेसेस में काफ़ी डिफरेंस है। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को इंक्लूड करता है, और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का या फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग एक एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों है। जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव होता है और जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव होता है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो ये सिंपल सिंपल से अंतर हमें पता चल गया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आते हैं हम इसकी सेकंड हेडिंग में, जो कि है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड। अब इसमें देखो हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ये एनिमल किंगडम को ही इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात बोलते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इस एनिमल किंगडम में, वो किस वजह से हैं। सबसे पहली बात तो उनके हैबिटेट्स की वजह से, और दूसरा क्या है इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। और इस तरह से हमारा जो एनिमल किंगडम में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहला पहला तो है सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है, जो कि बॉडी सरफेस से होता है। ये होगा स्पंजेस में, सीलेंट्रेट्स में और प्लेटफॉर्म्स में। तो इसमें जो इनकी बॉडी की सरफेस है वहीं से ही ऑक्सीजन का ये इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स में इनकी जो मॉइस्ट क्यूटिकल होती है, इसकी जो बॉडी सरफेस होती है, वो गीली होती है, मॉइस्ट होती है, और उसी से ही ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाता है। अब बात आती है इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिनको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक, इनसे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कहलाता है गिल्स, और इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये कैसे होता है, ये होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क में। ठीक, अब ये जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं ये क्रस्टेशियंस होते हैं, ये हमें पता है। अब अगले रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि जो लंग्स है, लंग्स के थ्रू होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स वाले जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें होगा, जैसे कि वर्टिब्रेट्स। फिर उसके बाद एम्फीबियंस में भी हो जाता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, और मैमल्स में इनमें रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। लेकिन जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ में ये रेस्पिरेशन होता है गिल्स से। और आपको पता भी है कि टेडपोल जो होता है उनमें भी रेस्पिरेशन गिल से ही होता है। अब बात आती है कि कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, उनमें रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से भी हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इस तरह से फ्रॉग में दोनों ही तरह का रेस्पिरेशन होता है, लंग्स के थ्रू भी हो जाता है और स्किन के थ्रू भी होता है। तो आपने देखा होगा फ्रॉग, अगर कभी पकड़ा हो आपने, कभी पकड़ा हो, तो फ्रॉग का आप देखते हो कि स्किन जो होती है वो काफ़ी मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, गीली सी स्किन होती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, जो कि है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें आनी चाहिए। ये शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू होता है लिप्स के ऊपर। लिप्स के ऊपर दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब यहाँ से लेकर जो लंग्स तक का पैसेज है वो कहलाता है नेजल पैसेज। तो नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है, नेजल चैम्बर खुलता है फेरिंग्स में। एक ऐसा पोर्शन विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। अब फेरिंग्स कहाँ पर ओपन होती है, फेरिंग्स ओपन होती है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स में ओपन होती है। तो फेरिंग्स के बाद रियल में होता तो है ग्लॉटिस, फिर होता है लैरिंग्स, और उसके बाद होता है ट्रैकिया। अब बात समझ लेते हैं कि लैरिंग्स आखिर क्या है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है
साउंड प्रोटेक्शन में, और इसीलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, अब ये कह रहा है कि जब हम खाना निगलते हैं तो ग्लॉटिस जो है वो किससे कवर हो जाता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको कि हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये ढक्कन जैसा रहता है, एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है पतला सा। और ये क्या होता है, जब ये देखो आप इस तरह से, ये इस तरह से दो ट्यूब्स होती हैं फेरिंग्स में, आगे वाली होती है नेजोफेरिंग्स और पीछे वाली होती है ओरोफेरिंग्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है एपिग्लॉटिस। तो जब खाना यहाँ से गिरता है तो खाना इस एपिग्लॉटिस पर गिरता है और इससे कि ढक्कन बंद हो जाता है, इस वजह से भोजन जो होता है वो जाता नहीं है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम, एपिग्लॉटिस की बात हो गई। ठीक, अब एपिग्लॉटिस है हो गया। ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी से स्टार्ट होती है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री से ये डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, और हर ब्रोंकाई का भी डिवीज़न होने लगता है जो कि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में बट जाती है, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में इसका डिवीज़न हो जाता है, और बाद में बहुत छोटी सी पतली सी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी इसमें दिखाई देती हैं। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सपोर्ट की रहती हैं किसके द्वारा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। इनका सपोर्ट इसलिए होता है कि ये कोलैप्स ना हो जाए, ट्रैकिया में भी पाई जाती है, और ये इनकम्प्लीट होती हैं, सी शेप्ड होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं। तो ये सपोर्ट करती हैं कि इसकी वजह से ये कोलैप्स ना हो जाए। अब बाद में आती है एल्वियोली। तो बेटा जो एल्वियोली हैं, एल्वियोली की हम बात कर रहे हैं कि जो एल्वियोली होती हैं ये क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट से, बहुत माइन्यूट से, बिल्कुल जो रियल में एक्सचेंज होता है गैसेस का वो एल्वियोली के थ्रू ही होता है। और ये हर एक लंग में कितनी होती है, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के करीब होती हैं। तो इस तरह से कितनी है, 3 करोड़ एल्वियोली पाई जाती हैं दोनों लंग्स में मिलाकर। तो जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोली का, ये सब कहाँ पाया जा रहा है, ये सब पाया जाता है लंग्स में। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और बात कर रहे हैं कि जो लंग है, लंग्स के बारे में भी यहीं पे बात कर रहे हैं कि लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है प्लूरा, जो कि कैसी होती है, जो कि होती है डबल लेयर्ड। ठीक, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या काम करती है, सबसे पहली बात तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। तो जो अंदर वाली होती है, जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो अटैच रहती है, क्लोज कांटेक्ट में रहती है लंग्स से। जो बाहर वाली रहती है वो थोरैसिक केज की जो लाइनिंग होती है उसके क्लोज कांटेक्ट में रहती है। अब बेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके डायग्राम को। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, वही फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बंद हो जाता है। दूसरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स का क्या काम है, लैरिंग्स है साउंड बॉक्स जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। फिर ट्रैकिया, आपको ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ट्रैकिया, और इसके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग भी आपको दिखाई दे रही है। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, ब्रोंकस। ब्रोंकस यही चीज़ है जो, ये देखो साइड में, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री बोल रहे थे, यहाँ से बढ़ जाती हैं एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो ये ब्रोंकस यहाँ पर हो गया। फिर ये प्लूरल मेम्ब्रेन को दिखा रहे हैं कि लंग्स के ऊपर डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन है। फिर ये आउट एंड ऑफ रिब है, ये तो साफ साफ बात समझ में आ रही है, लंग को दिखा रहे हैं। लंग में ये दिखा रहे हैं कि एक तो होगा एल्वियोली, फिर इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड जो कि इस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। एक पॉइंट और जान लो कि इस प्लूरल फ्लूइड में कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं हम प्लूरिसी। ठीक, ब्रोंक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रोंक्यूल की हमने बात कर ली कि ब्रोंक्यूल कैसे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल दे रखे हैं, तो ये ब्रोंक्यूल हो गए। अब ये लास्ट में आपको दिख रहा है जो पोस्टीरियर साइड, जो बिल्कुल नीचे की साइड है, ये डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। इंस्पिरेशन में इसका बड़ा अच्छा सा रोल है। इंस्पिरेशन में ये तो ये फ्लैट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये डायग्राम हमने यहाँ से देख लिया है। ठीक, अब हम आगे आ जा रहे हैं।
अब ये तो हमने बात कर ली है कि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दोनों की बात कर ली है। ठीक। अब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जो ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है, ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है, वो कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। और लेकिन उसके बाद जो एल्वियोली है वही रियल एक्सचेंज वाला पार्ट होता है। तो अब बेटा ये समझ लो यहाँ पर कि जो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट सबसे पहले तो करता है फिल्ट्रेशन। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो धूल है, डस्ट है, उन सबको ये क्या करेगा, उन सबको रिमूव करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई का मतलब उसको मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक। और उसके बाद एयर जो है बाहर वाली उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर करता है। ऐसा क्यों करता है? मान लो बहुत गर्मी वाला एरिया है, तो बहुत गर्म हवा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है। अगर टेम्परेचर मान लो 48 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो वो गर्म हवा अंदर आएगी तो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो कि डेलिकेट हैं, उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरह से आप मान लो चले गए श्रीनगर, ठंडियों के समय में वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री है, -डिग्री है, तो वो भी नुकसान करेगी। तो इस वजह से ये क्या होता है कि ये टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के नियर अबाउट कर देता है। अब बात आती है कि लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। लंग्स होते हैं थोरैसिक चैम्बर में, जो कि कैसा है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। और जो थोरैसिक चैम्बर है वो डॉर्सली, डॉर्सली देखो किससे है, डॉर्सली जो पीछे की तरफ है, पीछे मतलब जो पीठ का हिस्सा है, वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है। वेंटली आगे की तरफ जो सीने वाला हिस्सा है, चेस्ट वाला हिस्सा है, बीच में जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। लेटरली साइड में ये कैसे रहता है, साइड में ये रिब से कवर्ड रहता है। और जो पोस्टीरियर लोअर साइड है वो डोम से, डायफ्राम से थोरैसिक केज कवर्ड रहता है। तो इस तरह से हमने देख लिया, इसका एनाटॉमिकल सेटअप देख लिया। और अब यही सब जो लंग के अंदर की चीज़ें हैं वो कहलाती पल्मोनरी कैविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले तो सांस लेना ही होगा ना, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड से जो भरी हुई एल्वियोलर एयर है वो बाहर जाएगी। फिर दूसरा काम क्या होगा, जब एल्वियोली में ये एयर आ जाएगी तो दोनों ही तरह से काम होते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही होगा। कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ डिफ्यूज होगी। अब एल्वियोली में तो आ गई, एल्वियोली में एयर जब आ जाएगी तो आप सर्कुलेशन में पढ़ोगे कि जो गैसेस हैं ये ब्लड जो होगा ऑक्सीजन रिच हो जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, इसको हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन है, ब्लड में तो आ गया। अब ब्लड में आया तो ब्लड में आने से फ़ायदा क्या हुआ, ब्लड में आने से ये क्या करेगा, ब्लड और टिश्यू में भी इसको, ब्लड से टिश्यू में इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा। और जो टिश्यू है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ब्लड में रिलीज़ करेगा और ब्लड वापस इसको ले जाकर पहुंचा देगा कहाँ पर, वहीं एल्वियोली में ले जाएगा। अब ऑक्सीजन तो मिल गई, तो ऑक्सीजन के मिलने के बाद इसका ऑर्टिलाइजेशन भी होगा, कैटाबोलिक रिएक्शंस में काम आएंगी। और जब ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो जाती है तो रिजल्टेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही चीज़ कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर ये भी चीज़ जान लो कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस को लेना और एक्सपिरेशन का मतलब है कि सांस को बाहर निकालना। तो इसको हम बहुत सिंपल ढंग से समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर चीज़ें चलती हैं प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पर दे रहा है कि if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, कि जो लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है अगर एटमॉस्फेयर से वो कम होगा तो अंदर की तरफ लंग में क्या होगा, अंदर की तरफ लंग में निगेटिव में प्रेशर है। तो इस वजह से क्या होगा, इसको वॉल्यूम बढ़ाना है। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या होगा, एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो इसमें सपोर्ट मिलता है डायफ्राम वगैरह का भी, इसको हम आगे देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो एक्सपिरेशन है,
एक्सपिरेशन में क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो जो एयर भरी हुई है लंग्स में, यहाँ एयर की बात कर रहे हैं, CO2 की बात नहीं कर रहे हैं, जो एयर भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये कहता है कि डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि पाई जाती हैं रिब्स के बीच में। तो बेटा यहीं पे ये बात समझ लो कि इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन में काम करती कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लेकिन एक्सपिरेशन में काम करती है कौन, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और यहीं पर बात ये आती है कि इंस्पिरेशन जो है वो शुरू कहाँ से होता है, इंस्पिरेशन शुरू होता है बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, जो कि क्या करता है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये पॉइंट भी थोड़ा देख लेना कि इंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या है, एंटीरियर मतलब ऊपर, पोस्टीरियो जो एब्डोमेन का पोर्शन है वो नीचे की तरफ है। तो एब्डोमेन इसमें इस तरह से होता है, नॉर्मली ये होता है इस तरह का डोम शेप का, लेकिन जब इंस्पिरेशन होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में। अब यहाँ पर कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट और थोड़े टिपिकल पॉइंट हैं कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो स्टर्नम क्या करेगा, डॉर्सोवेंट्रल, वेंट्रल स्टर्नम है और डॉर्सल साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ओवरऑल इंक्रीज होगा किसमें, थोरेसिक वॉल्यूम में, कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये भी क्या करता है, पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो डायफ्राम है और साथ में जो स्टर्नम है, और ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, उस पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। यही चीज़ कहलाती है इंस्पिरेशन। अब सांस ली है तो सांस लेने के बाद क्या होगा, सांस छोड़नी भी है, तो रिलैक्सेशन हो जाएगा डायफ्राम का, इंटर कोस्टल मसल्स भी वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगी, स्टर्नम भी अपनी पोजीशन में चला जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा एक्सपीरेशन। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं, वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। कैसे भाई, कि मान लो कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हम किसी बागीचे से निकले, बहुत अच्छी खुशबू आई, तो हमने क्या कि गहरी सांस ली। तो जो गहरी सांस लेते हैं तो इसमें एडिशनल मसल जो कि एब्डोमेन में होती हैं, उनका भी योगदान यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि 12 to 16 टाइम्स रेस्पिरेशन जो होगा, 12 to 16 टाइम्स होता है। और इनको हम किससे मेज़र करते हैं, स्पायरोमीटर से। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला गया है, पीछे कर ले रहे हैं भाई। ये देखो जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है, ये डायफ्राम दे रखा है आपका। ठीक, ये लंग्स हैं और ये वॉल्यूम दिखा रहा है रिब्स एंड स्टर्नम, ये आगे की तरफ दिखा रहा है, ये आगे का पोर्शन है वेंट्रल साइड वाला, कि बोल रहा है कि ये रेस करेंगे तो रिब केज जो है उनकी पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, चलो बाकी इसी का रिवर्स हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगी। अब बात आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ की। तो पहला क्या है, पहला है टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 500 ml, और बोलता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, दोनों चीज़ कह रहा है, एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml। इफ़ ए हेल्दी मैन, अगर एक हेल्दी आदमी जो है वो इंस्पायर या एक्सपायर करेगा अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट, 6,000 से लेके 8,000 ml तक वो 1 मिनट में लेगा एयर को। दूसरा क्या है, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि अगर एक पर्सन फोर्सबिल इंस्पिरेशन करेगा तो ये कितना है, 2,500 से लेके 3,000 ml तक होता है। अब बात आती एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक पर्सन क्या है, एक्सपायर कर रहा है फोर्सिबल एक्सपिरेशन से, तो ये हो जाएगा 1,000 to 100, मतलब 1,100 ml हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब
रेजिडुअल वॉल्यूम की, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1% वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, पूरी तरह से सांस निकालने के बाद भी जो एयर बच जाती है वो होती कितनी, 1100 से 1200 ml, 1100 ml टू 1200 ml। तो अब ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं कि वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के बारे में जानना है। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ भी हम देख ले रहे हैं क्या है कि पहला दे रखा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो आईसी क्या है कि एक पर्सन एक रेस्पिरेशन या इंस्पिरेशन जब कर रहा है तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो कर रहा है तो ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का दोनों का मिला के कहलाता है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बेटा हो सके इनको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इनको आप ऐसा रट लीजिए। अब आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये कहता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन की, लेकिन उसके बाद कितना ये एक्सपायर कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी एक्सपायर करने की, ये कहलाती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये होती टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात आ रही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आप सीधे सीधे समझी जाओ कि जो एयर रह जाती है, एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये कहलाएगा ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा है तो वाइटल कैपेसिटी आप सीधे सीधे रट लो ERV, TB एंड IRV, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4600 ml। ये पहले काफ़ी पूछा गया, अभी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखें। अब आती है टोटल लंग कैपेसिटी के बाद RV, ERV, TB एंड IRV, ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ये नियर अबाउट 6000 ml होती है, 6000 ml ये होगी। ठीक। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करने में आप देख रहे हैं एल्वियोली क्या है, एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो अब यही बाद में क्या होती है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज होगा। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ रखा है ना। और ये डिपेंड किस पर करता है, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। दूसरी चीज़ कहता है कि सॉल्युबिलिटी भी इसकी डिपेंड करती है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। तो आपको पता है CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है, CO2 ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है। दूसरी बात ये कहता है जो थिकनेस है मेम्ब्रेन्स की उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अगर हम किसी जार में कई तरह की गैसेस को भर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, तो हर गैस का अपना कुछ प्रेशर होगा जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल PO2 और स्मॉल PCO2 से। यही चीज़ कहलाती है पार्शियल प्रेशर। ठीक। अब इनके हिसाब से ये जो चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, किसका कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम कैसा है, ये सब डेटा दे रखा है एक टेबल में। तो इसको भी हमें क्या करना है कि एज सच हमको इसको रट ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पहला दे रखा है 159, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। एल्वियोली में कितना है 104, फिर ब्लड में, एल्वियोली से ब्लड में जा रहा था ना 40 है। ठीक। अब ये बोल रहा है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड, तो 104 से बेटा तू 95 को याद रखो, 40 वाले को भी यहाँ पे स्किप कर दो, नहीं कंफ्यूज जाओगे। और ऑक्सीजनेटेड से टिश्यू में पहुँच जाएगा तो 40। अब कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें रिवर्स में चलेगा तो रिवर्स में टिश्यू में ज़्यादा होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम कहाँ होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर में। तो 45 से 40 पर पहुँचा, इसको भी स्किप कर दो यहाँ पर। तो 40 से पहुँच गया कितने में, 40 वाले के पास पहुँच जाएगा, जितना कम होगा उसी में पहुँचेगा और फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा जो कि है 0.3। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को भी थोड़ा हम पढ़ लें। ये देखो इसमें क्या दे रहा है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सा ऐसे मैं कर लूँ कि आप देख रहे हो कि ये दे रहा है इंस्पायर्ड एयर, ठीक, और ये दे रहा है एक्सपायर्ड एयर। तो एल्वियोलर एयर का भी आपने पढ़ा कि कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mmHg है। लेकिन ये कहाँ पर है, ये दोनों वॉल्यूम कहाँ पर हैं, ये होते हैं पार्शियल प्रेशर, ये दोनों होते हैं लंग्स में। अब एक तरफ इसको जाने को दिखा रहा है और एक तरफ इसको आने को दिखा रहा है। इस डायग्राम में बस यही चीज़ दे रखी कि लंग्स से ब्लड में कैसे जाती है, पल्मोनरी वीन से जाती है,
और सिस्टेमिक आर्टरीज में पहुंच गई। फिर आप आगे बढ़ जाओ तो जितनी चीज़ें अभी हमने पीछे बात की हैं कि 95 mmHg, देखो इन्होंने भी इस चीज़ को स्किप कर रखा है, 95 mmHg वाला दे रखा है और 40 mmHg दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। और टिश्यूज़ में पहुंच गई। टिश्यूज़ में पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ से होगा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 45 है। और ये सिस्टेमिक वीन्स के द्वारा जाएंगी। सिस्टेमिक वीन्स से कहाँ पहुँच गई, सिस्टेमिक वीन्स से पहुँच जाएंगी हार्ट में। और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से ये चली जाएंगी कहाँ पर, वापिस ये लंग्स में या एल्वियोली में चली जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात आई, ग्रेडियंट की बात आई। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। और ये वही सब बातें दे रखी हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिबिलिटी की। सॉलिबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 20 to 25 टाइम्स हाइयर होती है, किससे, ऑक्सीजन से होती। जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से यूनिट डिफरेंस में चलता है। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात आती है कि ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी होती 3 मेजर लेयर्स की, जिनके नाम है थिन स्क्यूमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों से मिलकर बनी होती है, जो कि होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बोलते हैं कि इनका टोटल अगर मेजरमेंट करोगे तो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इन पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब सभी फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोली। कि ये सभी फैक्टर किसमें इन्वॉल्व होते हैं कि एल्वियोली से एयर टिश्यू में जाए और टिश्यू से वापस एल्वियोली में आए। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। तो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर लेयर्स। इसके वजह से एपिथेलियम आपको दिख रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी आपको यहाँ पर आसानी से दिखाई दे रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। इससे बड़ी क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट में ब्लड जो है मीडियम किसका है, दोनों का ही है, O2 और CO2 दोनों के ही ट्रांसपोर्ट का है। तो 97% ऑक्सीजन कैसे, RBC से ट्रांसपोर्ट होती है। जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन है वो कैसे होगी, डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 20 to 25% CO2 कैसे होगी, RBC के द्वारा होगी। लेकिन 70% यहाँ पर होती बाइकार्बोनेट के रूप में और लगभग 7% होती है इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो एक साथ नहीं जुड़ जाते हैं, पहले एक जुड़ता है, फिर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से जब ये अलग भी होते हैं तो इसी तरह से एक एक करके अलग हो जाते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। ये मैंने बताई दिया आपको। हीमोग्लोबिन प्राइमरी रिलेटेड भी पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है ये। अब पार्शियल प्रेशर तो है ही है, दूसरी चीज़ है हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, इन पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। देखो भाई, कभी कभी जब बुखार हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जुड़ पाती है, कम, मतलब जितनी ऑक्सीजन जुड़नी चाहिए उससे कम जुड़ पाती है। तो ये जो फैक्टर है इनकी भी हमने बात कर ली। तो अब जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं तो ये हमें कैसा मिलता है, सिग्मॉइड कर्व। ठीक, ये प्लॉट कर रखा है। ये कर्व जो है कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये हाईली यूजफुल है इफेक्ट ऑफ फैक्टर जैसे कि PCO2 कंसनट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, इन सभी की स्टडी में इसको बड़ा यूज़ किया जाता है। अब एल्वियोली में जहाँ पर वेयर हाई PO2 मतलब ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, तो फैक्टर्स क्या करेंगे, फेवरेबल करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब भैया ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाई PO2 और लो PCO2, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तभी तो बनेगा जब ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या बनेगा। अब टिश्यू में कह रहा है वेयर इन द टिश्यूज़, वेयर इन द टिश्यूज़ where low PO2, high PCO2, high hydrogen concentration and higher temperature exist। तो कंडीशन कैसी होंगी, कंडीशन फेवरेबल होंगी फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन,
कि यहाँ पर अब ये कह रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो जहाँ कम है तो वहीं तो जुड़ पाएगी, तो इसी तरह से बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 5 ml होती है ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। वहाँ क्या बन रहा था ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या बन रहा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 20 to 25% वाला। अब द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 is a major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli। तो सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा है, का ऑक्सीजन जब ज़्यादा है, तो यही दोनों चीज़ें इसको क्या करते हैं, ये बाइंडिंग और डिसोसिएशन में काम आते हैं। अब यहाँ पर हम इसी को देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों तरह से किस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर बना देती है H2CO3, और यही H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। तो ये जो H2CO3 बन रहा है, ये कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन जब इधर से भी ये बन रही है तो भी क्या हो रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आपको पता ही है। जो रेगुलेशन होगा कहाँ पर होगा, रेगुलेशन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की बात आ गई। एक स्पेशलाइज सेंटर कहाँ पर है, जो कि मेडुला रीजन में है, और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम्स को कंट्रोल करता है। सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस रेगुलेशन। दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, दूसरा सेंटर होता है पॉन्स में। अब इसको बोलते हैं कि एक और भी सेंटर है न्यूरोटैक्सिक सेंटर, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सपोर्ट करने का काम करता है। न्यूरल सिग्नल आते हैं कहाँ से, इस सेंटर से आते हैं, और ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड मेयरली आफ्टर द रेस्पिरेटरी रेट। भाई कहीं पे ऑक्सीजन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, मान लो हम पहाड़ों पर गए, तो क्या होता है, ये रेगुलेशन करता है इस तरह से कि सांस लेने की तेज़ी कर देता है, बढ़ा देता है। और एक दे रखा है यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया, जो कि कहाँ होता है, रिदम सेंटर के पास ही होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक, तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। अब यहाँ पर अस्थमा, अस्थमा क्या हो जाता है कि एक वीजिंग सी साउंड, मतलब साउंड ऐसी होती है कि जैसा लग रहा है सीटी सी बज रही है, सीटी बज रही है। और इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बड़ी डेंजरस बीमारी होती है, अक्सर मौत भी हो जाती। दूसरा दे रखा है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या हो जाता है, इम्फाइसीमा में यहाँ पर आपके जो एल्वियोली हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। ये चारों इंपॉर्टेंट है जितनी डिजीज दे रखी है यहाँ पर। अब ऑक्यूपेशनल रेगुलेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल सीधी सीधी बात है, ऑक्यूपेशनल मतलब कि कोई कारखाना है और उस कारखाने में काम करने वालों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो जो लोग सीमेंट के कारखानों में काम कर रहे हैं, जो लोग कोयले की कारखानों में काम कर रहे हैं, जो स्टील वगैरह, जो कांच इंडस्ट्री वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके क्या हो जाता है, उनके लंग्स में जो एल्वियोली है उनमें कोयले के पार्टिकल, सीमेंट के पार्टिकल या कांच के पार्टिकल भरते चले जाते हैं, और इस तरह से उनकी एल्वियोली डैमेज हो जाती हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बीमारी होती है। ठीक बेटा, तो ये चैप्टर इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो गया।